जीएस जर्नी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जीएस जर्नी अर्थात सामान्य अध्ययन की यात्रा, और इस यात्रा में हम आपके साथ हैं कला व संस्कृति से। कला व संस्कृति के पीछे हमने जो वीडियो देखा उसमें हमने जो लोक नृत्य रहे हैं उसको देखा, लोक कला को देखा, फिर हमने पेंटिंग देखी, फिर स्थापत्य कला को देखा, और आज हम आपके बीच में हैं उसी कड़ी में, यानी जो हमारा पीछे जो कला और संस्कृति के जो वीडियोज थे, जो क्लास थे, उसके अगले अंक में हम आपके बीच में हैं शास्त्रीय नृत्य के साथ। परीक्षा के दृष्टिकोण से चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो अपेक्षा है कि आप इसका शुरू से अंत तक जो इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है उसको बहुत ध्यान से देखेंगे और आप अपनी परीक्षा को की तैयारी को और अधिक मजबूत करेंगे। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि शास्त्रीय नृत्य या फिर जो भारत में संगीत है, इसकी उत्पत्ति वेदों से हुई है, और यह वह वेद जिसमें कि नृत्य, गीत, संगीत की चर्चा हुई या जिससे कि उसकी उत्पत्ति हुई, वह सामवेद रहा। तो अब हम देखते हैं शास्त्रीय नृत्य नाम से स्पष्ट है जिसको की करने की एक विधा है, उसके भाव को प्रकट करने के लिए एक विशेष दशा होती है जिससे कि उसको प्रकट किया जाता है। आप जब लोक और शास्त्रीय की बात आती है तो स्पष्ट हो जाता है कि शास्त्रीय व्याकरण के साथ होता है, यानी नृत्य का एक व्याकरण है जिसके अनुसार आपको नृत्य करना होता है। तो शास्त्रीय नृत्य को कोई संस्था होगी, एक रिकॉग्नाइज संस्था जो किसी को शास्त्रीय नृत्य की कैटेगरी में रखता है या शास्त्रीय नृत्य का दर्जा देता है। तो भारत में जब शास्त्रीय नृत्यों की दर्जा देने वाली की बात करें तो संस्कृति मंत्रालय के अनुसार 9 है, और 9वां जो है सो 6 है, लेकिन संगीत नाटक अकादमी ने इसे 8 ही कहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि संगीत नाटक अकादमी के अनुसार कितने शास्त्रीय नृत्य हैं तो उत्तर इसका हम देंगे 8, लेकिन संस्कृति मंत्रालय ने 9 को अर्थात 6 को भी माना है। सबसे पहले अगर बात की जाए कि नृत्य की, यानी शास्त्रीय नृत्य का जिक्र किया तो भरत मुनि की जो एक प्रसिद्ध किताब थी नाट्य शास्त्र, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र जिसे पंचम वेद माना जाता है। आप सोचिए जरा ऐसा, यानी 4 वेद के अलावा नाट्य शास्त्र जो भरत मुनि का रहा उसको पंचम वेद कहा जाता है, और उसमें उन्होंने शास्त्रीय नृत्य का जिक्र किया, और वहां भरत मुनि ने 8 की चर्चा नहीं की थी, लेकिन कालांतर में वह 8 होता है। तो ध्यान में रखना है। अब भी अगर आपसे पूछा जाए तो संगीत नाटक अकादमी के 8 है। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 28 जनवरी 1953 को हुई और दिल्ली में इसका मुख्यालय यानी दिल्ली में स्थित है। अब हम 8 जो है शास्त्रीय नृत्य उसको हम लोग देखेंगे कि 8 कौन कौन से हैं, किस किस तरीके से कैसे रहा है, लेकिन थोड़ी जानकारी हम देखते हैं 6 को। 6 जिसको कि जैसा कि हमने कहा कि संस्कृति मंत्रालय ने तो इसको दर्जा नहीं दिया है, लेकिन संगीत नाटक अकादमी के द्वारा नहीं दिया गया, इसलिए इसे अर्ध शास्त्रीय नृत्य कहते हैं, यानी पूर्ण शास्त्रीय नृत्य न होकर के इसे अर्ध शास्त्रीय माना जाता है। यूनेस्को की जो अमर्त्य सूची में 2010 में इसको शामिल किया गया था, और इसके 3 प्रकार यानी 6 की 3 शाखा है। मयूरभंज, मयूरभंज ओडिशा का है। अब ओडिशा का स्थान मयूरभंज, जिसमें उस जहां जो छौ डेवलप हुआ उसको मयूरभंज है। इसी तरह से देखिए सरायकेला, सरायकेला झारखंड में, और उसी तरह से पुरुलिया, अर्थात की 6 की अलग अलग शाखा है, जिसमें प्रमुख ये 3 प्रमुख शाखा है, मयूरभंज, सरायकेला और पुरुलिया। मयूरभंज का हिस्सा ओडिशा से, अगर आप मयूरभंज जानते हैं कि कहाँ तो आप उससे भी कर सकते हैं। सरायकेला झारखंड का और पुरुलिया पश्चिम बंगाल का रहा है। अब एक पूरा आपको स्टेट वाइज जो सबसे पहले तो इसी से सवाल उठता है कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंध रखता है, अर्थात उसकी उत्पत्ति, उसका विकास स्थल कौन सा राज्य है। अब ऐसा नहीं है कि अब वह उसी राज्य में है, लेकिन उसका विकास उस राज्य से हुआ, उसके बाद वह विस्तार, जब उसका विस्तार हुआ तो भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पहुंचा। तो सबसे पहले देखिए भरतनाट्यम, जिसको हम कह सकते हैं कि यह सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है, और भरतनाट्यम, भरत का त लीजिए तमिलनाडु से, भरत है तमिलनाडु से, तमिलनाडु में है भरत में इसका विकास हुआ और फिर आगे यह बढ़ा।
विस्तार से हम आगे इसकी चर्चा करेंगे। ओडिसी नाम से ये स्पष्ट है, ओडिसी कहिए, ओडिशा से है। मणिपुरी, इसमें भी कोई सोचना नहीं, मणिपुर से है। तो याद रखने के लिए आपको तो भरतनाट्यम सोचना है, दो उसके बाद तो आपने देखा कि ओसी से है। उसके बाद है हमारा कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से है। और कथक उत्तर प्रदेश से। एक बात बहुत ध्यान में रखना है, उत्तर भारत में जो शास्त्रीय नृत्य अगर देखा जाए तो एक ही है, वो कौन सा है? कथक। तो इससे भी समझिएगा कि कथक एकमात्र ऐसा है जिसका विकास उत्तर भारत में हुआ। यानी नहीं तो आप देखेंगे पूरब चले जाइए, नहीं तो दक्षिण चले जाइए, या तो पूरब भारत में हुआ नहीं तो दक्षिण भारत में हुआ। कथकली, कथकली केरल, केरल। और एक बात और ध्यान में रखना है, केरल एक ऐसा राज्य जहां दो शास्त्रीय नृत्यों का मतलब कि इसका उद्भव हुआ, विकास हुआ। कौन कौन हुआ? मोहिनीअट्टम और कथकली। मोहिनीअट्टम और कथकली का विकास कहां होता है? कहां से है? केरल से है। सत्रिया असम से, सत्रिया असम का है। और सबसे जो लेटेस्ट, सबसे नया शास्त्रीय नृत्य जिसको कि संगीत नाट्य अकादमी ने शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया, वो नृत्य है सत्रिया, असम से है। तो एक बार फिर से आप एक बार देख लें। अछौका, जिसका कि हमने जिक्र किया कि अर्थशास्त्रीय के नाम से जाना जाता है, लेकिन भारत सरकार का जो संस्कृति मंत्रालय है इसको भी शास्त्रीय नृत्य ही समझता है। और छौ पश्चिम बंगाल में, झारखंड में, ओडिशा में। अभी आपने पीछे देखा कि इसकी जो शाखा पुरुलिया में विकसित हुई पश्चिम बंगाल से। इसी प्रकार से सरायकेला और मयूरभंज, इस प्रकार से ये चीजें रही है। तो ये था हमारा एक जो किस राज्य से किसका संबंध है, इसको देखते हैं। अब आते हैं हम बारी बारी से देखते हैं। भरतनाट्यम, जैसा कि हमने जिक्र किया, सबसे पुराना है और इसका पुराना नाम सादीर था। यानी आरंभ में इसको सादीर के नाम से जानते थे। और अन्य नाम, चूंकि अन्य नाम जो आप देख रहे हैं, दासी अट्टम या अग्नि नृत्य, तो अग्नि नृत्य जो नृत्य की जो विधा थी, इसके अनुसार से इसका नाम अग्नि नृत्य पड़ा। लेकिन उसी तरीके से जो इस नृत्य को प्रस्तुत करने वाली थी, उसके नाम से इसका नाम पड़ता है दासी अट्टम। इसके बारे में अगर आपको विशेष रूप से, यानी इसकी जो जानकारी विशेष रूप से प्राप्त होती है, वह शिल्पाधिकारम और अभिनय दर्पण, शिल्पाधिकारम और अभिनय दर्पण बुक से भरतनाट्यम के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त होती है। थोड़ा सा ध्यान में रखना है, कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है यह मूल रूप से किसको समर्पित रहा है? मंदिर को समर्पित रहा है। और शैव धर्म अर्थात भगवान शंकर को जो मानने वाले रहे हैं, शैव धर्म के उपासक, शैव धर्म के जो प्रचारक होते थे, वहां यह ज्यादा प्रचलित हुआ। नृत्य का आरंभ जो होता है आलारी पूछ से होता है। तो कोई भी आरंभ करने के लिए एक विशेष दशा होती है, उससे आरंभ होता है, लेकिन वो आगे चल करके कई स्टेप बाय स्टेप अलग अलग खंडों में आता है। तो थोड़ा भरतनाट्यम की अगर हम बात करेंगे तो यह संगीत नाट्य अकादमी के द्वारा शास्त्रीय नृत्य का दर्जा पाने वाला पहला नृत्य था। और कटका मुख हस्त मुद्रा, कटका मुख हस्त मुद्रा ऐसे यानी 3 उंगलियों को जोड़कर ओम का प्रतीक निर्मित किया जाता है। यानी इसमें 3 उंगलियां जोड़ करके ओम का जो सिंबल है उसको निर्मित किया जाता है। नृत्य का अंत तिल्लाना पर या थिलाना पर होता है। क्वेश्चन रहता है कि भरतनाट्यम नृत्य का अंतिम जो स्टेप है वो किस नाम से जाना जाता है? तो तिल्लाना या थिलाना के नाम से जाना जाता है। और जो इसका भरतनाट्यम का शिक्षक होता है या कविता पाठ करता है, उसको कहते हैं नट्टुवार। नट्टुवार के कौन है? तो भरतनाट्यम में कविता पाठ करने वाला या भरतनाट्यम में का जो शिक्षक होता है। इसका जो धुन है वह कर्नाटक संगीत पर है। और इसकी प्रस्तुति की खास बात है कि इसे एकल कलाकार द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, अर्थात कि यह ना तो युगल नृत्य है ना सामूहिक नृत्य है, यह एकल नृत्य है। और इसलिए इसे एकाहार्य या लस्यांग भी कहा जाता है। यानी एकल कलाकार के द्वारा प्रस्तुत किए जाने के कारण इसे कहा जाता है एकाहार्य या लस्यांग कहा जाता है। भरतनाट्यम नृत्य की जो शैली रही है, कला क्षेत्र वाजुवर कला मंडलम, यानी इस तरह से यह भी अपनी 2 शैली में विभक्त रहा है। भारतीय संगीत के हिंदुस्तानी संगीत उत्तर भाग में और कर्नाटक संगीत दक्षिण भाग में,
नृत्य में प्रयोग जो इसमें वाद्य यंत्र होता है। अब सवाल उठता है कि भरतनाट्यम नृत्य में प्रयोग होने वाले वाद्य यंत्र कौन कौन है? तो मृदंगम, वीणा, वांसुरी, ये सब इत्यादि प्रस्तुत किए जाते हैं। ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ये भी ध्यान में रखना है, क्वेश्चन पूछता है ब्रिटिश सरकार ने भरतनाट्यम पर किस वर्ष प्रतिबंध लगा दिया था? 1910 ईस्वी में। और भरतनाट्यम के चित्र चिदम्बरम मंदिर तमिलनाडु के गोपुरम पर स्थित है। इस चित्र का भरतनाट्यम नृत्य की जो विविध भंगिमा है उसका चित्र चिदम्बरम मंदिर जो तमिलनाडु में है उसमें के गोपुरम पर स्थित है। पीछे हम लोग जब स्थापत्य कला को पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि गोपुरम खास करके जो दक्षिण भारत की जो स्थापत्य कला विशेष से मंदिर निर्माण का जो कला है उसका एक विशेष पाठ था गोपुरम। इसे कह सकते हैं इसका प्रवेश द्वार। गुरु पंकज ओडिसी पर आएगा। दूसरा नृत्य है ओडिसी। ओडिसी से स्पष्ट हो गया कि आप ओडिशा के क्षेत्र क्या है। अब इसमें ध्यान में हमको क्या रखना है कि इसके नृत्य के जनक किनको कहा जाता है? तो पहला तो ध्यान में रखना है गुरु पंकज चरणदास ओडिसी नृत्य के जनक है और यह नृत्य समर्पित है भगवान कृष्ण से, यानी भगवान कृष्ण से यह संबंध है। ध्यान में रखना है इसका संबंध किससे है? भगवान कृष्ण से है। और भगवान कृष्ण के ही एक रूप, यानी भगवान कृष्ण को विष्णु का अवतार माना जाता है और उनके ही एक स्वरूप का ओडिशा में प्रसिद्ध पुरी में आपने सुना होगा जगन्नाथ मंदिर है और इस का जो प्रमुख मंदिर है भगवान जगन्नाथ की, उसी के पूजा से संबंधित यह नृत्य शैली है ओडिसी। यानी भगवान जगन्नाथ की पूजा से संबंधित भगवान जगन्नाथ का मंदिर पुरी में है। पुरी की रथ यात्रा भी इससे काफी, यानी भगवान जगन्नाथ मंदिर जो है वहाँ की रथ यात्रा काफी प्रसिद्ध है और विष्णु के ही अवतार उन्हें कहा गया, इसलिए किन से संबंध रखते हैं? कृष्ण से रखते हैं। यह त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है, यानी शरीर को आप देख सकते हैं नृत्यांगना अपने शरीर को कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित करती है कि वो 3 स्पष्ट पार्ट्स में विभाजित नजर आता है, 3 पार्ट्स में बटा हुआ। हालांकि जयंतिका ने 5 भागीय मुद्रा विकसित की, अर्थात कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि ओडिसी के जो फंडामेंटल थे यानी बेसिक्स थे वो 3 थे, लेकिन उसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना जयंतिका ने इसको 5 भागीय मुद्रा विकसित की, यानी 3 भंग को काट करके कितना कर दिया? 5 भागीय कर दिया। अब सवाल जब हम त्रिभंग की करेंगे तो इसमें है हमारा कि मजीरा, पखावज और ढोल। मजीरा, पखावज और ढोल जो है सो इसके 3 भाग थे। देखिए अगला है हमारा तीसरा है मणिपुरी। यह मणिपुर में वैष्णव संप्रदाय से, फिर वैष्णव किनको कहते हैं? जो भगवान विष्णु के उपासक होते हैं। क्षेत्र स्पष्ट है मणिपुरी। दीर्घिकार जब आता है तो ध्यान में रखना है कि दीर्घिकार करने का सेंस होता है, देखिए आप ये दीर्घिकार का कहीं भी रहे तो इसका अर्थ होता है का, की। तो मणिपुरी यानी मणिपुर का, और वैष्णव संप्रदाय से संबंध रखता है। भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल की कहानियां दर्शाई जाती है। फिर हमने कहा कि विष्णु के अवतार कृष्ण की बाल्यकाल की कहानियां, और इसकी भी 3 शाखी, लाई हरोबा, संकीर्तन और रासलीला। लाई हरोबा, संकीर्तन और रासलीला। मणिपुरी नृत्य रासलीला को पहली बार 1979 में निगंथो चिंगथांग खोम्बा ने शुरू किया था। अब यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए मणिपुर नृत्य को किसने शुरू किया था? मणिपुर नृत्य की रासलीला, मणिपुरी नृत्य की जो रासलीला शैली है इसको किसने किया था? तो 1979 में निंगथो चिंगथांग खोम्बा ने शुरू किया था। और मूल रूप से जो थीम होती है ना मणिपुरी नृत्य का, वो राधा और कृष्ण के ऊपर आधारित थीम है। इसकी जो एक प्रसिद्ध स्कूल कॉलेज कह ले वो है जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकादमी, जो मणिपुर में ही स्थित है। और इसमें जिस वाद्यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है मणिपुरी में वो है पेना वाद्यंत्र। पेना वाद्यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। नाट्य गान का प्रयोग किया जाता है इसमें, यानी नट गायन, यानी कहने का सेंस है कि नृत्य के दौरान जो गीत को गाया जाता है या जिस गीत पर नृत्य होते हैं वो है नट गायन। और वाद्य यंत्र में नृत्य, वाद्य यंत्र बजाना, एक बात इसको ध्यान में, वाद्य यंत्र बजाना, गाना एक ही व्यक्ति द्वारा, यानी जो व्यक्ति नृत्य कर रहा है वही बाजा बजा रहा है,
यही वाद्य यंत्र बजा रहा है और वही गा भी रहा है। अर्थात कि इसकी जो सबसे खास बात है मणिपुरी नृत्य क्या, कि उसमें गायक, वादक और नर्तक एक ही होते हैं, ठीक है। और ये एक साथ ये तीनों करना को, यानी गाना, बजाना और नाचना, तीनों को एक साथ को कहते हैं पंगचोलेम। पंगचोलेम कहते हैं। और प्रायः जो वाद्य यंत्र इसमें देख रहे हैं उसमें पेना और ड्रम का, इसमें इसका होता है ड्रम का प्रयोग होता है, यानी ड्रम जैसा ही पेना वाद्य यंत्र होता है। जागोई चोलेम मणिपुर के दो प्रमुख भाग, यानी इस नृत्य की अगर हम दो पार्ट्स में अगर बांटे तो इसका एक पार्ट मतलब जागोई है और दूसरा है चोलेम। अब सवाल ये उठता है कि मणिपुरी को, या फिर जिसके आप समझ रहे हैं कि पार्ट्स किस प्रकार का है, ये भाग जो है सो प्रस्तुति के ढंग के कारण उनको विभाजित किया जाता है अलग अलग वर्ग में। तो प्रस्तुति का ढंग क्या है? मणिपुरी में 64 तालों का प्रयोग होता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। 64 तालों का प्रयोग होता है। और नागबंध मुद्रा, जिसमें शरीर 8 के आकार में, यानी जो अंग्रेजी का जो लेटर 8 है, इसके आकार में शरीर नर्तक जो होते हैं एक ऐसे वक्र के रूप में अपने शेप को, शरीर को लाते हैं कि आपको बाहर से दिखेगा कि वह जो रोमन 8 है, रोमन का जो 8 है उसमें आपको यह दिख रहा है। रोमनी इसका, इसमें कलाकार बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं जिसे योटियोई कहा जाता है, यानी जिस वस्त्र को पहना जाता है, ये भी देख लीजिए, योटियोई है ना। कलाकार कभी भी दर्शकों से सीधे आंख नहीं मिलाता। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि मणिपुरी में दर्शकों से सीधे आंख कलाकार नहीं मिलाता। प्रायः नृत्य करने वाले या किसी को कहा जाता है कि आप दर्शकों से आंख मिला करके देखें, या फिर दर्शकों की ओर आप रहें, लेकिन यह दर्शकों की ओर देखता नहीं है। तो ये इसकी खासियत थी। मणिपुरी के बाद अब हम देखते हैं कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश में है। और आंध्र, एक ध्यान में रखना है, एक ऐसा शास्त्रीय नृत्य जो एक गांव के नाम पर पड़ा। गांव का नाम है कुचैलापुरम, यानी कुचैलापुरम के नाम पर पड़ा कुचिपुरम। कुचैलापुरम का ही है कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले का एक गांव है। इसमें भाषण यानी नाइम और शुद्ध नृत्य को यह जोड़ता है। भगवत पुराण के आधार पर यह माना जाता है। भगवत पुराण यानी भगवान विष्णु के ऊपर ही आधारित है। इसमें एक खास चीज है कि पीतल की जो तस्तरी है, छिपरी जिसे कहते हैं, उसके ऊपर पैर रख करके नृत्य करने का इसमें प्रचलन है, यानी पीतल की कोड़ी पर पैर रख करके नृत्य करने का। और इसे तरंगम कहते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि पीतल की थाली में पैर रखकर या उसकी कोड़ी पर पैर रखकर नृत्य करने की जो विधा है उसे किस नाम से जानते हैं, तो उसे तरंगम कहते हैं। इसमें पैरों की मुद्राएं मंडीकोप्पू, कंतीरा और नागबंध, यानी इसमें पैर 3 रूप में आता है, यानी पाद आपका जो है नर्तक का 3 रूप में आ जाता है। नर्तक का मंडीकोप्पू, कंतीरा और नागबंध। कर्नाटक संगीत को ही अपेक्ष इसमें भी कर्नाटक संगीत ही है। और इसके बाद देखिए, वाक, मूकाभिनय और शुद्ध नृत्य के संयोजन वाला नृत्य कुचिपुड़ी है। सिद्धेंद्र योगी को कुचिपुड़ी का आदि गुरु, ये जरूर ध्यान में रखिएगा, पीछे भी आपने देखा। उसी तरीके से इसके आदि गुरु कौन थे? सिद्धेंद्र योगी थे। यहाँ हम एक बात स्पष्ट कर दें कि जो अभी हम शास्त्रीय नृत्य देख रहे हैं, इसके पार्ट 2 में जब हम आपके साथ होंगे तो पार्ट 2 में उस नृत्य के जो प्रमुख नर्तकी रहे हैं, जिसने कि उस नृत्य को ऊंचाई प्रदान किया है, उसके लिए हम उसके साथ हम आपके बीच उपस्थित होंगे। अभी तो इसमें हम एक नृत्य की विधा क्या रही है, नृत्य का विकास कहाँ हुआ, और नृत्य की जो भाव है वो किस प्रकार का रहा, भंगिमा है उस किस प्रकार का रहा, और केंद्र में कौन सा विषय रहता है, उसको शुरुआत करने वाले कौन थे, शुरू करने का स्थल क्या था, उसका वर्ग क्या था, इनके साथ हम हैं। नर्तकों को भगवतालु के नाम से जाना जाता है। अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि कुचिपुड़ी के नर्तकों को किस नाम से जानते हैं, तो भगवतालु के नाम से जाना जाता है। और सुल्लाकद या पताक्षर, इस नृत्य भाग में शरीर की हरकतें शामिल है। गाहुत्वम, इसमें व्यापक कलाबाजियां हवाई करतब सम्मिलित होती है। मंडूक शब्द एक मेढक की कहानी को कहता है।
जल चित्र देखिए, इसमें कलाकार अपने पैरों के अंगूठे से सतह पर चित्र बनाते हैं, यानी अंगूठा से पैरों के अंगूठे से सतह पर जो है सो चित्र बनाते हैं। और पुरुष कलाकारों की पोशाक को बगलबंदी कहते हैं। आपको अगर पूछा जाए कि इस कुचिपुड़ी के जो पुरुष कलाकार जिस पोशाक को पहनते हैं उसे क्या कहते हैं, तो बगलबंदी कहते हैं। और इसमें जो जल चित्र होता है पैरों के अंगूठे से बनाया जाता है। और मंडूक शब्द अगर बात किया जाए तो मेढक की कहानी को कहता है। अब है हमारा कथक, यानी शास्त्रीय नृत्य में अगर क्रम में देखिए 5वें नंबर पर है कथक है। इसको नटवरी कथाकारों का नृत्य, यानी नटवरी भी कहिए या कथाकारों का नृत्य कहिए। कथाकारों का मतलब क्या हुआ, जो कथा कहने वाले हैं उनका नृत्य है। यह राधा कृष्ण की कथाओं पर आधारित है। इसमें कथा किसकी कही जाती है, राधा कृष्ण की। घुंघरू और चक्कर, यानी इसमें तो घुंघरू बांधे जाते हैं पहले और चक्कर लगाया जाता है। आप नृत्यंगना के पैरों को ठीक से आप देखें तो आपको पता चलेगा कि इसमें घुंघरू बंधे, यानी इस कथक का जो मुख्य चीज है, यानी नर्तकी नृत्यांगना पैरों में घुंघरू बांधती है। एक कहानी सुनाने के लिए इस नृत्य का प्रयोग होता है, इसे पढ़ंत कहा जाता है। यानी कथक के पीछे एक कथा है, नाम से थोड़ा सा देखें कथक, यानी कथा को कहने के लिए इस नृत्य शैली का विकास हुआ। थोड़ा सा उसके नाम पर ही गौर करने से हमें पता चल जाता है। तो इसमें नृत्य का प्रयोग कथा को कहने के लिए कहा जाता है, और जिस कथा को कहने के लिए कहा जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पढ़ंत कहते हैं। कथक नृत्य की वेशभूषा अनारकली, यानी विशेष क्या है, लंबी कमीज चूड़ीदार, लंबी कमीज चूड़ीदार अनारकली का रहा है। और जो लोग फिल्म मुगले आजम को जानते हो तो अनारकली के नाम से स्पष्ट सलीम अनारकली का, तो उसके जो पहनावे थे वो कुछ खास रहे हैं, और उस पहनावे का नाम ही अनारकली पहनावा है। यह नृत्य लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना और रायगढ़ घराना शैली में किया जाता है। इसके यानी कथक नृत्य के साथ एक और बात, अभी तक जो हम लोगों ने देखा उसमें घराना नहीं आ रहा था, लेकिन कथक से घराना जुड़ा है। और घराना क्या कर रहा है कि जो एक किसी ने शुरू किया और उसके घर में या उसके बाद की पीढ़ी ने जब उसको आगे की ओर बढ़ाया, तो कथक नृत्य का एक अलग अलग उससे जुड़ा हुआ घराना हो गया, जिसमें लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना जो कथक नृत्य का सबसे पुराना घराना है, और रायगढ़ घराना शैली इसका प्रमुख रहा है। कथक की शास्त्रीय शैली को 20वीं शताब्दी में लेडी लीला सोखे के द्वारा पुनर्जीवित किया गया। यानी कालांत ऐसा हुआ कि शुरुआत में विकसित होने के बाद आगे आते आते ऐसी स्थिति आई कि यह मृत प्राय हो रहा था, तो इसको 20वीं शताब्दी में फिर से पुनर्जीवित करने का कार्य किया लेडी लीला सोखे। इसका भी केंद्र बिंदु क्या है, वैष्णववाद, अर्थात भगवान विष्णु से ही जुड़ा हुआ है। और वर्तमान स्वरूप जो है सो मुगल परंपरा पर आधारित है। जैसा हमने थोड़ा देर पहले जिक्र किया कि अनारकली, फिर जो उसकी जो पहनावे हैं और इन चीजों का, तो मुगल काल में जो यूज किए जाते थे नर्तकी के द्वारा, नृत्यांगना के द्वारा, कुछ उसी से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे हम कह सकते हैं कि मुगल परंपरा पर आधारित है। अब आइए कथकली। कथक के आगे हम बढ़ते हैं, कथकली है। कथकली केरल की है, कथकली किसकी है, कली केरल की कली है। और कथकली पुरुषों द्वारा यह किया जाता है। खास बात यह है यानी कि इसमें जो स्त्री का भी जो वेश है वह पुरुषों के द्वारा ही धारण किया जाता है। तो पुरुषों के द्वारा पहले किया जाता है, याद रखेंगे। और इसमें रामायण महाभारत की कहानी पर यह आधारित है। इसके बाद इसका जो नायक होता है उसको पाचा कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और खलनायक को कथी कहते हैं, ठीक है। तो देखिए कथी, खलनायक ज्यादा महत्वपूर्ण है। कथकली का कथी जो है वह खलनायक है, और पाचा जो है वो नायक है। एक नायक होता है, एक खलनायक होता है। और इसमें चेहरे का जो हाव भाव है वह विशेष अर्थ रखता है। यानी मूल रूप से डांस में चेहरे के ऊपर परिवर्तन, चेहरे के ऊपर जो एक परिवर्तन, यानी अपने भाव को व्यक्त करने के लिए चेहरे में जो परिवर्तन किया जाता है वह इस नृत्य की खासियत है कथकली की। चेहरा ही हाव भाव को प्रदर्शित करता है। नाट्य स्थान यानी जो थिएटर होता है उसको क्या बोलते हैं, कुट्टम पालम। कुट्टम पालम
यानी जहां नाट्य का किया जाता है कथकली को, उसे कुट्टम पालन कहते हैं। तो कथकली पाचा, नायक, कथी, खलनायक, रामायण महाभारत पर आधारित, और कुट्टम पालन जो इस जगह पर उसका मंचन होता है और उसको बोलते हैं कुट्टम पालन। कोली कोट्टू नामक ढोल बजाने से इसकी शुरुआत, यानी इसका आरंभ होगा तो एक ढोल बजाया जाएगा। वह कौन सा ढोल है? तो कोली कोट्टू ढोल से इसकी शुरुआत होगी। अब केरल के सोपाना संगीत का इसमें प्रयोग किया जाएगा। कथकली के 24 प्रमुख मुद्रा होती है। मुख्य मुद्रा कितनी होती है? 24 है। 3 संगीत वाद्यंत्र इटक्का, चिंदा, मडाला, यानी कथकली में जिन वाद्यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है वो है इटक्का, चिंदा, मडाला। तो कितने वाद्यंत्र का इस्तेमाल होता है? 3 का होता है। कथकली आकाश तत्वों का प्रतीक है, यानी जो हमारा क्षितिजल पावक गगन शमीरा जिसमें कहा गया है, तो जो इस भौतिक स्वरूप जिन बना है, जिन 5 तत्वों से हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, उसमें आकाश का सिंबल है कौन? कथकली। कथकली गीतों के लिए प्रयुक्त भाषा है मणि प्रबलम, यानी मणि प्रबलम मलयालम और संस्कृत का मिश्रण। जैसा कि हम लोग जानते भी होंगे, केरल मलयालम भाषा के लिए प्रसिद्ध है, यानी मलयालम भाषा वहाँ बोली जाने वाली भाषा है, और मलयालम और संस्कृत के मिश्रण से उसके हाइब्रिड, यानी हाइब्रिड एक वर्ड आता है, वो है मणि प्रबलम। गीतों के शब्दों को अटकथा कहा जाता है, यानी क्या कहा? अटकथा। वहीं आप देखिए कलासम और नल चरितम। कथकली नृत्य के भी 2 प्रकार हैं। कौन है? कलासम और नल चरितम। नल चरितम में थोड़ा आप करें, नल की कहानी का वर्णन होता है इसमें। नल के चरित्र को दिखाया जाता है, नल के चरित्र को भाव से, चेहरे पर के भाव भंगिमा से उसे प्रकट किया जाता है। ललित कला के 5 रूपों का एक सामंजस्यपूर्ण संयोजन है। इसमें देखिए साहित्यम यानी लिटरेचर, संगीतम यानी अगर कथकली देखे तो पूरा को मिश्रित कर लेता है अपनी खासियत इसमें। संगीत यानी पेंटिंग है, एक्टिंग है, डांसिंग है, लिटरेचर है और म्यूजिक है। यानी आप तो साहित्य भी देख लें, संगीत देख लें, पेंटिंग देख लें, एक्टिंग देख लें, नृत्य देख लें। चलिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शास्त्रीय नृत्य है जो केरल का रहा। और इसकी एक बात और ध्यान रखें कि पात्र के चेहरे पर जो पेंटिंग उंटिंग होते हैं उसमें खास है कि इसे सुपरिष्कृत श्रृंगार के साथ सिर की टोपी का उपयोग किया जाता है। श्रृंगार या भीषम 5 प्रकार का होता है: पाचा, काठी, थरी, कारी और मिनुक, यानी अलग अलग रंगों के श्रृंगार में अपना महत्व इनका होता है। यानी पाचा के अलग रंग होंगे, अर्थात जो नायक होगा उसको एक अलग रंग दिया जाएगा, काठी अलग, थारी अलग, यानी इस प्रकार से ऐसा नहीं, यानी कैरेक्टर आएगा सामने तो आप उसे रंग से भी पहचान सकते हैं कि इसका कौन, रंग को देखिए और रंग का सिंबल यदि आपको मालूम है तो आप समझ जाएंगे कि क्या है। हरा रंग कुलीनता को दिखाता है, अर्थात स्वाभाविक बात है इसमें देवत्व और सद्गुण उपस्थित हो जाता है। हरा गुण किसके, हरा रंग केकरा पर होगा? तो जो पाचा होगा, अर्थात कि जो नायक होगा उसमें, क्योंकि उसमें देवत्व के गुण होने चाहिए। और वही देखिए नाक की बगल में लाल धब्बा, नाक की बगल में लाल धब्बा आप देखे जिसके ऊपर आप समझ जाइए कि वह राजसी गौरव को इंगित करता है, यानी राजा महाराजा का जो एक गौरव रहा है उसको इंगित करता है। बुराई और दुष्टता के लिए कौन सा रंग इस्तेमाल होता है? काला। आप समझ ही जाएंगे बुराई दुष्टता के लिए काला रंग। तो इस तरह से पीला रंग का महिलाओं और संतों के लिए, संतों और महिलाओं के लिए प्रयोग होता है। यानी जो पीला रंग वाली आएगी तो या तो संत हैं नहीं तो वो महिलाएं हैं। इस प्रकार से हरा, काला, पीला, लाल। लाल पूरी तरह रंग से पूता चेहरा बुराई इंगित करता है, और राक्षसी इंगित करने के लिए, दुष्टता इंगित करने के लिए काला, पूरी तरह से लाल है तो वह बुराई को प्रदर्शित करता है। और सफेद दाढ़ी उच्चतर चेतना और देवत्व वाले प्राणियों को इंगित करता है। सफेद दाढ़ी से पता चलता है कि वह चेतना लेवल उस व्यक्ति का काफी ऊंचा हो गया है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि हमने जैसा कि शुरू में ही कहा था क्यों इसे शास्त्रीय नृत्य कहते हैं। यानी इसके रंग के भी शास्त्र हैं, इसके बॉडी के स्टेप के भी शास्त्र हैं। यानी आप सब कुछ ऐसे नहीं कर सकते हैं।
अगला है हमारा मोहिनी अट्टम। मोहिनी रूप भगवान विष्णु ने सागर मंथन के बाद जो विष में अमृत कलश आया, और अमृत कलश जब राक्षसों के हाथ लग गया था तो उससे राक्षस से कैसे लिया जाए, इसी में भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके जो नृत्य किया था उसी नृत्य पर आधारित है मोहिनी अट्टम। तो एक बात तो आप स्पष्ट कर लें कि मोहिनी अट्टम भगवान विष्णु को फिर से समर्पित है। और मोहिनी मीन्स होता है सुंदर रूप, एक ऐसा सुंदर स्त्री जो सबका मोह, सबके मन को मोह ले, मन को मोह लेने वाली। अट्टम मतलब नृत्य, एकल महिला द्वारा इसे प्रस्तुत किया जाता है। चमेली के सफेद फूल लगाए जाते हैं इसमें, बालों में आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप देखिए चमेली के सफेद फूल लगेंगे। आप केरल कशाबू साड़ी पहनी जाती है, इसमें जो पहनने वाला है नृत्य केरल का है, वो तो पीछे हम लोगों ने देख लिया। ऐसे भी देखिए मोहिनी अट्टम आपको नजर आए, मलयालम से जोड़िए, कनेक्ट कीजिए भाषा मलयाली से, मलयालम जिसकी है उसका ऐसे। और यहाँ भी देखिए केरल का साबू साड़ी पहनी जाती है, साड़ी को आप देख सकते हैं, वहां पर उल्लेख है। व्यवहार माला नामक प्राचीन ग्रंथ में से इसका उल्लेख मिलता है। पीछे हमने कहा इसे जादूगरनी का नृत्य भी कहा जाता है, और जादूगरनी का पहला रूप धारण किया था भगवान विष्णु ने, और उन्होंने ऐसी जादू चलाई कि राक्षसों के हाथ से अमृत गायब हो गया। इसी में आपने सुना होगा राहु केतु की भी कहानी है। मणि प्रवालम भाषा का फिर पीछे से आ जाइए, वही भाषा है जो मलयालम और संस्कृत की जो एक मिक्सिंग भाषा है वही है यह। नृत्य के रूप है तेवीती, जियाटट्टम, नंगाई नाटकम और दसी अहट्टम इस नृत्य के रूप में। और इसके बाद हमारा जो नृत्य है यानी 8वां नृत्य जो संगीत नाटक अकादमी के द्वारा जो लिस्टेड है शास्त्रीय नृत्य की, उसमें 8वां और सबसे लेटेस्ट सत्रिया। सत्रिया आपको वर्ष 2000 में इसको नृत्य की शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्राप्त हुआ, और असम के क्षेत्रों में यह विकसित हुआ। असम के जो वैष्णव मठ होते थे, फिर भगवान विष्णु के मठ मानने वाले, तो असम के वैष्णव मठों में यह नृत्य विकसित हुआ। 2000 ईस्वी में इसको शामिल किया गया शास्त्रीय नृत्य में, और लगभग 500 वर्ष पूर्व इसकी खोज हुई, और इसके संस्थापक माने जाते हैं श्रीमद शंकर देव। और क्षत्रिया को अंकिया नाट के प्रदर्शन के लिए भी लाया गया था, यानी इसके लिए लाया गया था। इस नृत्य को पुरुष यदि करता है तो उसे भांगी, और जब स्त्री करती है तो उसे सिमंगी कहते हैं। अर्थात इसे पुरुष के द्वारा भी पेश किया जा सकता है, स्त्री के द्वारा भी। पुरुष के द्वारा जब क्षत्रिय पेश हो तो उसे भंगी नृत्य कहेंगे, और जब स्त्री के द्वारा पेश हो तो उसे सिमंगी कहते हैं। और यह मुख्य रूप से पुरुष भिक्षुओं द्वारा किया जाता है त्योहारों पर। यह नृत्य भोकोत कहलाता है। जब पुरुष भिक्षुओं के द्वारा, भिक्षा मांगने वालों के द्वारा जब किया जाता है तो उसको हम लोग भोकोत कहते हैं। इस तरह से पुरुष अकेले करता हो तो भंगी, स्त्री करती हो तो शिमंगी, और त्योहारों पर जब इस नृत्य का प्रस्तुति होता है, मंचन होता है, तो उसे भोपोत कहते हैं। बोरगीत संगीत का इसमें प्रयोग होता है। नृत्य का मौना भाग भगवान कृष्ण की कहानियों पर आधारित है। माटी अखोरा रूप का संबंध सत्रिया नृत्य से, इसका अर्थ होता है मिट्टी पर व्यायाम करना। माटी अखोरा का अर्थ होता है मिट्टी पर व्यायाम करना। शास्त्रीय नृत्य के विकास कहाँ किस नृत्य का हुआ, कौन सा नृत्य किस राज्य से संबंध रखता है, नृत्य के केंद्रीय विषय क्या है, नृत्य के विविध जो भाव हैं वो किस प्रकार के रहे हैं, उसके भिन्न भिन्न रंग या भिन्न भिन्न स्थितियों में जब नृत्य होता है तो उसे किस नाम से जानते हैं, इसके साथ हम आपके बीच उपस्थित हुए। आपके विविध प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्व रखते हैं, और हम कला संस्कृति के अगले पार्ट्स में जब आपके बीच में होंगे तो हम आज चर्चा करेंगे शास्त्रीय नृत्य के नर्तक नर्तकी और उनसे जुड़े हुए अन्य नर्तक नर्तकी से जुड़े हुए जो मुख्य बिंदु होंगे उसके साथ हम होंगे। अपेक्षा है हमारा प्रयास आपको मदद कर रहा होगा। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आज भर के लिए बस इतना है।